रामपुर गांव का मुख्य चौक शाम ढलते ही एक अखाड़े में तब्दील हो जाता था। सूरज की अंतिम किरणें पीपल के विशाल पेड़ की टहनियों से छनकर नीचे आ रही थी। यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने थी। एक तरफ राजू की पुरानी साइकिल थी, जिसके पीतल के पतीले सलीके से चमक रहे थे। दूसरी तरफ विकी का आधुनिक ठेला था, जहां एलईडी लाइटें किसी डिस्को की तरह चमक रही थी। राजू के पतीले से शुद्ध सरसों के तेल और माँ के हाथ के कुटे खड़े मसालों की धीमी सौंधी खुशबू उठ रही थी। वहीं विकी के ठेले से उठने वाला गहरा धुआं नाक में चुभता था, लेकिन उसमें मिली कृत्रिम सुगंध युवाओं को मदहोश कर रही थी। अरे ओ राजू, पुराने जमाने की साइकिल और पुराने जमाने के दाम कब तक ढोएगा? जमाना बदल गया है। अब लोगों को क्वालिटी नहीं, ऑफर चाहिए। देख मेरी भीड़। विकी के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ थी। गांव के कुछ उत्साही युवक वहां पहुंचते हैं। अरे विक्की भाई, जरा जल्दी हाथ चलाओ। कल जो प्लेट खिलाई थी वैसा ही लाल और तीखा माल चाहिए आज भी। मजा आ गया था खाकर। हाँ भाई, और वो जो ऊपर से लाल तरी डालते हो ना, वो थोड़ी ज्यादा डालना। राजू के यहाँ तो देखो, अभी भी वो पीली कड़ी और सादा चिकन बेच रहा है। देखकर ही लगता है जैसे बीमारों का खाना हो। रात के 2 बज रहे थे। जब पूरा रामपुर गहरी नींद में था, विकी का असली खेल शुरू होता था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित उसका गोदाम किसी बूचर खाने से भी बदतर था। विकी ने अपनी गाड़ी रोकी। सामने से एक पुरानी बिना नंबर वाली गाड़ी आई। ड्राइवर ने उतरकर कहा, साहब, आज माल थोड़ा ज्यादा ही पुराना है, संभल कर। विकी ने जैसे ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, उसे उबकाई आने लगी। अंदर सड़ी मुर्गियों का ढेर लगा था। ये क्या है? ये तो गल्ले लगी हैं, इनमें कीड़े ना पड़ जाएं। शहर के सबसे बड़े पोल्ट्री फार्म से लाया हूं। बीमारी से मरी हैं, इसलिए मुफ्त के भाव मिली हैं। लेना है तो लो, नहीं तो मैं गड्ढे में फेंकने जा रहा था। विकी ने अपने नौकर कालू को आवाज दी। कालू कांपते हाथों से क्रेट उतारने लगा। कालू, कल सुबह ही इन्हें गर्म पानी और सिरके से धोना, फिर नमक के पानी में डुबो देना ताकि चिपचिपाहट खत्म हो जाए। और सुनो, कल वाले लाल रंग का स्टॉक खत्म हो गया है। नहीं साहब, वो लाल पेंट वाली बोतल अभी आधी भरी है। पर साहब, कल जो लोग खा रहे थे वो कह रहे थे कि मांस खिंच रहा है और अजीब महक आ रही है। अरे बेवकूफ, ग्रेवी में अजीनोमोटो और मीट टेंडराइजर का डोज बढ़ा दे। और ये जो पाउडर मैं शहर से लाया हूँ, कैल्शियम कार्बाइड और सिंथेटिक एसेंस, इसे डाल देना। चिकन ऐसा गलेगा कि मुंह में रखते ही पिघल जाए, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। विकी की आंखों में उस समय लालच की एक ऐसी आग थी जिसने उसकी इंसानियत को राख कर दिया था। उसे नहीं पता था कि वो अपनी तिजोरी भरने के लिए गांव के लोगों के तबीयत से खेलने का सामान जुटा रहा है। विकी को लगने लगा था कि राजू उसके काले धंधे की पोल खोल देगा, क्योंकि राजू ने उसे सड़ी हुई मुर्गियों के साथ देख लिया था। अपनी खाल बचाने के लिए विकी ने एक चाल चली। उसने गांव के गालची और शराबी झम्मन को बुलाया और उसे 500 रुपया देते हुए एक योजना समझाई। अगली शाम चौक पर रोज की तरह भीड़ थी। राजू शांति से अपनी कड़ी चिकन परोस रहा था। तभी झम्मन लड़खड़ाता हुआ राजू के ठेले पर पहुंचा। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, ओ राजू, आज तेरी कढ़ी का स्वाद चखूं। देखें शहर वाले विक्की से बेहतर है या नहीं। राजू ने मुस्कुराकर उसे एक प्लेट दी। झम्मन ने 2 निवाले खाए और अचानक नाटक शुरू कर दिया। उसने अपना गला पकड़ा, उसकी आंखें फटने लगी और वो जमीन पर लोटते हुए चीखने लगा। जहर! राजू ने जहर मिला दिया। मेरा पेट फट रहा है। देखो गांव वालों, ये हमें मार डालना चाहता है। विक्की, जो पहले से तैयार खड़ा था, तुरंत भीड़ लेकर राजू के ठेले पर टूट पड़ा। उसने राजू का पतीला जमीन पर पलट दिया। देखो, मैंने कहा था ना कि ये शुद्ध होने का नाटक करता है। इसका खाना जहरीला है। सरपंच जी को बुलाओ, आज इसका फैसला यहीं होगा।
कुछ ही देर में सरपंच ठाकुर प्रताप सिंह अपनी लाठी ठोकते हुए चौक पर पहुंचे। उनके पीछे गांव के बुजुर्गों की टोली थी। माहौल गर्म था। भीड़ राजू को मारने पर उतारू थी। चुप हो जाओ सब। राजू, ये क्या सुन रहा हूं मैं? झम्मन की ये हालत कैसे हुई? सरपंच जी, खुदा गवाह है, मैंने वही मसाले डाले हैं जो रोज डालता हूँ। ये एक साजिश है। कैसी साजिश सरपंच जी? जरा इस पतीले को देखिए, इसमें से कैसी अजीब गंध आ रही है। राजू का धंधा मंदा पड़ रहा था, इसलिए ये हम सबको बीमार करना चाहता है ताकि लोग बाहर का खाना छोड़ दें। सरपंच ने पतीले की ओर देखा और मुंह सिकोड़ लिया। भीड़ में से आवाजें आने लगी। इसे गांव से बाहर निकालो, इसकी साइकिल तोड़ दो। खामोश। रामपुर की मर्यादा और लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। राजू, जब तक झम्मन ठीक नहीं होता और सच सामने नहीं आता, तुम्हारी दुकान आज से बंद। मुनीम जी, इसकी साइकिल और पतीले जब्त कर लो। इसे यहां से हटाओ। राजू की साइकिल, जो उसके पुरखों की निशानी और उसकी रोजी रोटी थी, उसे घसीट कर ले जाया जाने लगा। राजू बेबसी से जमीन पर बिखरी अपनी कड़ी चिकन को देख रहा था, जिसे उसने पूरी ईमानदारी से बनाया था। भीड़ अब विकी के धमाका चिकन की ओर जयकारे लगाते हुए बढ़ रही थी। विकी ने तिरछी नजर से राजू को देखा और एक शैतानी मुस्कान दी। साजिश कामयाब रही थी। सच्चाई हार चुकी थी और जहर का कारोबार अब बेखौफ था। 3 दिन बीत गए। राजू अपने घर के एक अंधेरे कोने में बैठा भगवान से न्याय की भीख मांग रहा था। उसकी बूढ़ी मां बीमार थी और घर में दाने दाने की किल्लत हो गई थी। इधर चौक पर विक्की का राज था। अब कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। विक्की ने जीत की खुशी में ऑफर और भी सस्ता कर दिया। पूरे गांव के लोग विक्की के यहां टूट पड़े थे। विक्की का छोटा भाई छोटू, जो शहर में पढ़ाई करता था, अचानक बिना बताए गांव आ गया। वो विक्की से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि भाई की दुकान का चिकन चखूं। विक्की उस वक्त कैश गिनने में व्यस्त था। छोटू ने नौकर से कहकर एक बड़ी प्लेट चिकन और ग्रेवी ली और मजे से खा ली। तभी रात के करीब 2 बजे गांव में चीख पुकार मच गई। रामपुर के छोटे से सरकारी क्लिनिक के बाहर भीड़ जमा होने लगी। एक के बाद एक लोग पेट दर्द, तेज बुखार और खून की उल्टियों की शिकायत लेकर आए। ये क्या हो रहा है? ये साधारण फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये तो कोई घातक संक्रमण लग रहा है। तभी विक्की अपने भाई छोटू को गोद में उठाकर पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया। छोटू का शरीर नीला पड़ चुका था और वो होश खो रहा था। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचाइए। इसे क्या हुआ? इसने बस थोड़ा सा चिकन खाया था। डॉक्टर सिंह ने छोटू की जांच की और विक्की की ओर नफरत भरी नजरों से देखा। विकी, इसे सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। इसके खून में जहर फैल गया है। सड़ा हुआ मांस और वे घातक कृत्रिम रंग जो तुम इस्तेमाल करते हो, उन्होंने इसके लीवर को लगभग खत्म कर दिया है। अगर आधे घंटे में इसे शहर के बड़े अस्पताल नहीं ले गए तो ये नहीं बचेगा। विक्की के कानों में जैसे बम फूटा। उसमें दूसरों के लिए जो खाई खोदी थी, उसमें उसका अपना भाई गिर चुका था। विक्की अपनी कार में छोटू को लेकर शहर की ओर भागा, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। डॉक्टर सिंह ने पहले ही पुलिस और फूड इंस्पेक्टर को सूचित कर दिया था। पुलिस ऑफिसर रावत ने विक्की को रोक लिया। कहाँ जा रहे हो विक्की? तुम्हारा भाई अस्पताल जा रहा है, लेकिन तुम हमारे साथ जेल जाओगे। उसी समय फूड इंस्पेक्टर की टीम ने विक्की के उस गुप्त गोदाम पर छापा मारा। वहां का मंजर देख अधिकारियों की रूह कांप गई। कीड़ों से बिलबिलाता हुआ सड़ा मांस, फिनाइल की बोतलें जो बदबू छिपाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और प्रतिबंधित केमिकल रंगों के ड्रम मिले। तुम खाना नहीं, धीमी मौत बांट रहे थे। तुमने चंद रुपयों के लिए पूरे गांव की सेहत को दांव पर लगा दिया। विक्की को हथकड़ी पहनाई गई। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसने देखा कि गांव के वही लोग जो कल तक उसे स्मार्ट समझ रहे थे, आज उसे पत्थर मारने को तैयार थे। उसे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उसने स्ट्रेचर पर पड़े अपने भाई को देखा, जो मौत से जूझ रहा था। उसका लालच उसके ही घर को उजाड़ चुका था। 1 महीना बीत गया। गांव अब धीरे धीरे उस त्रासदी से उबर रहा था। झम्मन ने भी कबूल कर लिया था कि विक्की ने उसे पैसे देकर राजू को फंसाया था। एक सुबह
राजू अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कि पूरा गांव, सरपंच से लेकर छोटे बच्चों तक, उसके घर की ओर आ रहा है। सरपंच के हाथ में राजू की वही पुरानी साइकिल थी जिसे गांव वालों ने मिलकर साफ किया था और नया पेंट करवाया था। बेटा राजू, हमें माफ कर दो। हम चमक धमक और सस्तेपन के फेर में अंधे हो गए थे। हमने स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत और तुम्हारी ईमानदारी का अपमान किया। आज से ये चौक तुम्हारा है और ये गांव तुम्हारी ईमानदारी का कर्जदार है। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी साइकिल छुई और अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। शाम को फिर से पीपल के पेड़ के नीचे चूल्हा जला। इस बार कोई एलईडी लाइट नहीं थी, कोई शोर मचाता संगीत नहीं था, लेकिन वहां एक खुशबू थी, शुद्ध सरसों के तेल, ताजा मसालों और सच्चाई की सोंधी खुशबू।